ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कल मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड ही। अंडरस्टैंड? जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, उससे जो है हम ऑक्सीडेशन करते हैं फूड की। ऑक्सीडेशन करने के बाद वहाँ पर एक जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हमारी सेल्स में C6H12O6, जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन होता है इसका, तो यहाँ पर निकलता है CO2। अंडरस्टैंड? प्लस थोड़ा सा प्लस वाटर एंड प्लस निकलती है एनर्जी। अंडरस्टैंड? यू नो रेस्पिरेशन इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो है ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए गैस हमारी बॉडी सेल्स में, तो अदरवाइज जो है वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी होता है। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ये हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल कहा था ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को 2 वेज में, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है 3 तरीकों से। ठीक है, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन 3 वेज। ठीक है, 3 तरीकों से जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक है एज डिसॉल्व्ड गैस, तो जैसे मैंने कल बोला सीधे वैसे ही है एज डिसॉल्व्ड गैस। ठीक है, नाउ लगभग जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन डिसॉल्व्ड फॉर्म जो है ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है इसका। लगभग कितने का? 7% कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी सेल्स के पास लिंक के जरिए से ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर चली जाती है लिप में, लिप के जरिए से फिर वो ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स में ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और इस तरह ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में, इस तरह ये डिसॉल्व्ड गैस फॉर्म में कैरी किया जाता है। कहाँ पर? लंग्स तक, वहां इसकी एक्सपायरेशन होती है। सीधी बात है। अंडरस्टैंड? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड जो है वो ब्लड हो, दोनों के दोनों ब्लड में कुछ परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। अंडरस्टैंड? तो लगभग जो है 1 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है 0.7%, या मैं इस वक्त जो है वो मुझे एक्यूरेटली फिगर याद नहीं है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों में जो है कुछ जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हमेशा रहती है किसके साथ? प्लाज्मा के साथ। तो इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली काम होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है वो डिसॉल्व्ड गैस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह डिसॉल्व्ड फॉर्म में 7% कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल से लेकर कहाँ लिया जाता है? लंग्स के पास, और वहां पर जाकर वो बाहर एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज डिसॉल्व्ड गैस। दूसरा है, जैसे कल मैंने कहा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सीधे यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। अंडरस्टैंड? तो दूसरा इसका ट्रांसपोर्ट होता है इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी जो है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलकर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है।
जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होता है, कंबाइंस रिवर्सिबली, रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो कंबाइन होता है, कंबाइंस रिवर्सिबली विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, हीमोग्लोबिन के NH2 रेडिकल के साथ। NH2 रेडिकल होता है ना इसमें। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, इट्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में आप जानते हैं, पढ़ चुके हो, NH2 ग्रुप होता है। उसी NH2 रेडिकल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड बनाकर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। अंडरस्टैंड? नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एट सेल्स, सेल्स के पास कंबाइन हो जाता है रिवर्सिबली हीमोग्लोबिन के NH2 रेडिकल के साथ और बनाता है एक अनस्टेबल कंपाउंड जो ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। अनस्टेबल कंपाउंड जिसको बोलते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर CO2 प्लस Hb, दिस विल गिव इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन HbCO2, इसको कहते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन जो होता है दिस इज कैरीड टू, इसको कैरी किया जाता है कहां पर? लंग्स तक। ठीक है, और लंग्स में क्या हो जाता है? लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाती है गैस और चली जाती है एल्वियोलाई में। अब जो ही ये डिफ्यूज हो जाती है गैस, एल्वियोलाई में चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है। हीमोग्लोबिन फ्री होकर वहां पर ऑब्वियसली आप जानते हैं किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये कंटिन्यू चलता रहता है हमारी बॉडी में, इसमें कभी रेस्ट नहीं होता है, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। अंडरस्टैंड? तो दिस प्रोसेस goes on and on and on 24 hours, understand? Then इस तरह ये कैरी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, लंग्स तक पहुंचाया जाता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में चला जाता है और जो है हीमोग्लोबिन फ्री होकर दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाकर सेल्स में वापस आ जाता है। ठीक है, वहां पर फिर प्रोसेस रिपीट हो जाता है। तो इस तरह लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है इस फॉर्म में, कैरीड इन this form. Which form? Carboamino hemoglobin form in combination with hemoglobin. 27%, 23% plus 7% dissolve is equal to 30%. अभी 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट और करना है। वो तीसरे तरीके से होता है। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो होता है बाय मींस ऑफ थर्ड वे, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं, तो इसका तीसरा ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। इनको कहते हैं HCO3 नेगेटिव आयन फॉर्म में। अंडरस्टैंड? तो बाइकार्बोनेट आयंस में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे आप जानते हैं रिमेनिंग 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इज ट्रांसपोर्टेड एज HCO3 नेगेटिव आयंस। इस फॉर्म में उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज HCO3 नेगेटिव आयंस। ये कैसे होता है? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है गैस सेल्स में, बॉडी सेल्स में, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई गैस, तो क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होकर एंटर हो जाती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अगर ये एक रेड ब्लड सेल है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेड ब्लड सेल्स के अंदर चली जाती है। ठीक है,
यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है इसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर के साथ मिलकर ये रिवर्सिबल रिएक्शन में एक अनस्टेबल एसिड बनाता है, कंपाउंड बनाता है, जिसको कहते हैं H2CO3. What is it called? It is called कार्बोनिक एसिड. एंड इस रिएक्शन में एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम को कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज. क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज. अब आप कहोगे सर ब्लड सेल्स के अंदर क्यों होता है ये, खून के बाहर, ब्लड सेल्स के बाहर, रेड ब्लड सेल्स के बाहर क्यों नहीं हो पाता है? हो जाएगा वहां भी, बट वहां पर टाइम लग जाएगा, बिकॉज आउटसाइड द रेड ब्लड सेल्स देयर इज नो दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बट इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स there is presence of carbonic anhydrase that catalyzes the reaction and the reaction goes with high speed. Understand? Now यहाँ पर क्या होता है, जो ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है गैस सेल्स के पास में से, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सीधे ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में एंटर होकर वाटर के साथ कंबाइन होकर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है कार्बोनिक एसिड जो है बनाता है. ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है. क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड. ये इस फॉर्म में ज्यादा देर नहीं रह पाता है, और जो ही बनता है उसी टाइम ये जो है डिसोसिएट हो जाता है. क्या हो जाता है? डिसोसिएट, अलग अलग हो जाता है, और इसको बनता है H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव आयंस. ठीक है, जानते हो आप H2 है, एक H अलग हो जाता है दूसरे इसके साथ, तो HCO3 नेगेटिव आयंस बन जाते हैं. इन्हीं को कहते हैं बाइकार्बोनेट आयंस. और ये बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं, अब ये क्या करते हैं, ये यहां से निकल आते हैं, कम आउट. अंडरस्टैंड? बाहर निकलते हैं, रेड ब्लड सेल्स से बाहर निकलते हैं, और इनके बदले में नेगेटिव आयंस बैलेंस करने के लिए HCO3 जब बाहर निकल आता है, नेगेटिव आयंस को अंदर बैलेंस करने के लिए Cl- आयंस अंदर चले जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाते हैं. इसको बोलते हैं हम क्लोराइड आयन शिफ्ट. क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमेना. क्या बोलते हैं इसको? हैमबर्गर्स फिनोमेना. है ये क्या होता है? in order to balance the negative charges within and outside the red blood cells, when this HCO3 negative ions, bicarbonate ions, when they come out of red blood cells to balance the negative charges in their place, Cl- ions जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है नेगेटिव Cl नेगेटिव आयंस अंदर चले जाते हैं, HCO3 आयंस बाहर निकल आते हैं. इसी शिफ्ट को कहते हैं क्लोराइड आयन शिफ्ट या हैमबर्गर्स फेनोमेना. अब क्या होता है, अब ये नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं, ये जब चले जाते हैं कहाँ पर, इनको इसी फॉर्म में जब कैरी किया जाता है, कहाँ पर, जो है लंग्स के पास. ठीक है, HCO3 नेगेटिव आयंस जब चले जाते हैं अब ब्लड के जरिए लंग्स के पास, तो लंग्स के पास पहुंच के ही जो रिएक्शंस होती है वो रिवर्स हो जाती है. क्या हो जाती है? अभी मैंने कहा ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, रिवर्स हो जाती है. अब ये HCO3 नेगेटिव आयन जो है ये फिर से एंटर हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स में. दे एंटर द रेड ब्लड सेल्स. अब ये रेड ब्लड सेल्स में एंटर हो जाते हैं HCO3 नेगेटिव आयंस. जब एंटर हो गए रेड ब्लड सेल्स में, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वापस निकल आता है Cl- आयंस. ठीक है, तब तक वो KCl के साथ KCl फॉर्म में होते हैं, फिर वो जो है डिसोसिएट होकर बाहर निकल आते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ ये इसके बदले में Cl- बाहर आ गए, HCO3 नेगेटिव आयन जो है रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर फिर ये मिलते हैं H पॉजिटिव के साथ और बनाते हैं H2CO3. ठीक है, क्या बन गया वापस? कार्बोनिक एसिड. ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो ही वापस बनता है
अनस्टेबल है, ये फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के एक्शन में फिर से इस पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एक्शन करता है और इसको वापस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आप देखते हो, अब वापस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का सब कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाता है, कम आउट एंड एक्सपायर आउट। इसके बाद ये जो है बाहर निकाला जाता है। इस तरह 70% जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयंस। दैट्स हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अकर इन आवर बॉडी। कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो ये जो ब्रीदिंग वगैरह है ना, ये कैसे रेगुलेट होती है, ये प्रोसेस है, उसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में। क्या होते हैं? रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। स्पेशली ब्रेन के अंदर ये होते हैं मिड ब्रेन में और स्पेशली यहाँ पर होते हैं ये मेडुला ओब्लोंगेटा में, जो ब्रेन का लास्ट वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोलिया। देखो ये आपने जो है 10th में भी पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इंस्टेड, अभी आपने 11th में यहाँ भी पढ़ना है ज़ूलॉजी में जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर। मेडुला ओब्लोंगेटा और पॉन्स वेरोली ये ब्रेन के लास्ट वाले पार्ट के जो है हिस्से होते हैं, पॉन यानी हाइंड ब्रेन के हिस्से होते हैं। यहाँ पर रेगुलेटरी सेंटर्स लोकेटेड होते हैं इसके, जो रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेशन को, अंडरस्टैंड। एंड ये जो रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेशन, ये डिवाइडेड होते हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये 3 ग्रुप्स में जो है न्यूरॉन्स के 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। एंड दीज 3 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स रेगुलेट ब्रीदिंग, यही ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं, अंडरस्टैंड। ब्रीदिंग दैट्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हाउ इज कौन इस पे कंट्रोल करता है, अंडरस्टैंड। वही होता है, मतलब सब हमारी बॉडी में सब के सब जितने भी फंक्शंस होते हैं, these are directly or indirectly under the control of our brain, understand। And likewise is the case of respiration, is the case of breathing. There for the breathing there are centers, regulatory centers located in medulla oblongata and pons varolia of our brain, and these regulatory centers are divided into 3 groups of neurons. One group is that's called dorsal respiratory group। dorsal respiratory group, ये जो dorsal respiratory group होता है, ये न्यूरॉन्स का ग्रुप जो होता है ये लोकेटेड होता है ऑन dorsal side of medulla oblongata, ठीक है। medulla oblongata के dorsal पोर्शन में लोकेटेड होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये क्या काम करता है? इट कॉजेज इनस्पायरेशन। जब आप इनस्पायरेशन करते हो ना, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर करते हो, तो वो इनस्पायरेशन होता है बिकॉज ऑफ दिस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो इसका कंट्रोल रहता है हमारे इनस्पायरेशन पे, ठीक है। नाउ अब जो ये हुआ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। दूसरा ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। दिस ग्रुप इज लोकेटेड in ventral side of medulla oblongata। medulla oblongata के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। एंड इट आइदर कॉजेज, ये कॉज करता है इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन, दोनों को, अंडरस्टैंड। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होता है ये मेडुला ओब्लोंगेटा के वेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट होता है।
या तो इंस्पिरेशन को काज करता है या एक्सपायरेशन को। लाइकवाइज डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा ये रेगुलेट करेगा किस टाइम में। अंडरस्टैंड, इंस्पिरेशन को भी रेगुलेट करता है और एक्सपायरेशन को भी। ठीक है, तो तीसरा जो सेंटर होता है उसको कहते हैं न्यूमेटैक्सिक सेंटर। ठीक है, दिस न्यूमेटैक्सिक सेंटर जो होता है दिस इज लोकेटेड इन पॉन्स वेरोलिया, ये पॉन्स वेरोली में लोकेटेड होता है। एंड इसका काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करता है द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन की डेप्थ को ये रेगुलेट करता है न्यूमेटैक्सिक सेंटर। ठीक है, कितनी हद तक हम इंस्पायर करेंगे। हाँ, जो भी टाइडल वॉल्यूम्स आपको मैंने पढ़ाए, सॉरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आपको पढ़ाए, पल्मोनरी वॉल्यूम्स, इनफैक्ट ये उसको जो है कंट्रोल करता है। डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, कितना हम इंस्पायर अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये है हाउ रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड। ठीक है, ब्रीदिंग कैसे रेगुलेट होता है, आपके एग्जाम में आएगा डिस्कस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप सीधे यही जो है लिखोगे जवाब कि जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ब्रीदिंग का प्रोसेस है, इसको रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स वेरोली में इसके जो है सेंटर्स होते हैं, और वो सेंटर्स जो होते हैं 3 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स में यूजुअली डिवाइडेड होते हैं। कितने ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स में, 3 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स में वो जो है वो डिवाइडेड होते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, वो 3 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स, डॉर्सल, वेंट्रल एंड न्यूमेटैक्सिक सेंटर, तो यही होते हैं जो हमारे ब्रीदिंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डिजीज, उनके बारे में आप जानते ही हैं। जैसे अस्थमा है, एक जो है एलर्जिक बीमारी होती है हमारे लंग्स के अंदर, जो कुछ एलर्जेंस के अगेंस्ट जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, तो वो एक उसको दमे की प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, देन उसका इलाज है, कुछ कैप्सूल्स होते हैं, उनसे जो है वो ठीक हो जाता है और कंट्रोल में रहता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं विच जो डिपेंड करते हैं ऑक्यूपेशन पे, कि कोई इंसान जो होता है वो कहाँ किस फील्ड में काम करता है। कभी कभी आप देखते हैं कोल माइंस के अंदर या चिमनीज के अंदर या बाकी जगहों पर जो है जहाँ पर बहुत सारा डस्ट या स्मोक क्रिएट होता है, तो ऐसे इंसानों को जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, जो इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो डैमेज करती है बीमारियां। अंडरस्टैंड। देन इसके अलावा एम्फाइसीमा है, ब्रोंकाइटिस है, अंडरस्टैंड, जो इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई वगैरह का, तो जो लंग्स की बीमारी होती है। अंडरस्टैंड। देन इसके बाद आपने एक नए चैप्टर में पढ़ना है बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर मूवमेंट। अंडरस्टैंड, इनका मूवमेंट कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, देखो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स तो होते ही होते हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो हमारा 65 से लेकर 70% वेट बनाता है। अंडरस्टैंड, वेट यानी जो हमारी बॉडी का होता है दैट्स बिकॉज ऑफ वाटर। कहते हैं एक 70 kg मैन के अंदर 42 लीटर्स का जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है बॉडी में। अंडरस्टैंड। नाउ मगर ये किसमें एक हेल्दी एक जो है 70 kg का जो मैन होता है, ठीक है, उसमें लगभग 42 लीटर्स का वाटर प्रेजेंट होता है। तो इतना फ्लूइड हमारी बॉडी में जो है वो जरूरी है, वो जो होना चाहिए। अंडरस्टैंड। ये हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, जितने भी फ्लूइड्स है, ये 2 किस्म के होते हैं। एक होता है इंट्रासेल्यूलर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर बॉडी फ्लूइड्स को हम कहते हैं ICF, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स। ठीक है, तो दूसरा होता है एक्स्ट्रासेल्यूलर। एक्स्ट्रासेल्यूलर या मैं कहूंगा इंटरसेल्यूलर, क्या कहूंगा, इंटरसेल्यूलर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है,
अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर बॉडी फ्लूइड जो होते हैं जिसको ECF कहते हैं हम, ठीक है, ये इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या फर्क है? इंट्रासेल्यूलर बॉडी फ्लूइड्स आर प्रेजेंट विद इन सेल्स, ठीक है, ये सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर बॉडी फ्लूइड्स। इसका अलग एक अपना कंपोजिशन होता है मिनरल्स का, बाकी चीजों का, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर बॉडी फ्लूइड्स। देन एक्स्ट्रासेल्यूलर बॉडी फ्लूइड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड सेल्स, ये सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं इन बॉडी कैविटीज, यूजुअली बॉडी कैविटीज के अंदर ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं एक्स्ट्रासेल्यूलर बॉडी फ्लूइड्स। एक्स्ट्रासेल्यूलर बॉडी फ्लूइड्स में बहुत से फ्लूइड्स आते हैं हमारी बॉडी में जो हम जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे एक्स्ट्रासेल्यूलर बॉडी फ्लूइड में जो है वो ब्लड आता है, अंडरस्टैंड, ब्लड के अलावा लिम्फ आता है। ब्लड एंड लिम्फ जो होते हैं ये मेजर एक्स्ट्रासेल्यूलर जो है बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। इसके अलावा बहुत से और भी होते हैं जैसे डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, वो भी तो फ्लूइड्स ही है जो कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर जैसे सिरस फ्लूइड होता है, जैसे ऑक्यूलर फ्लूइड जो हमारी आंखों के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ जो आई बॉल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ऑक्यूलर फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड आप जानते हो ये हमारे जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एज लुब्रिकेंट एक्ट करता है जॉइंट्स में, ठीक है। देन साइनोवियल फ्लूइड के अलावा यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जानते हैं आप, जो ब्रेन के अराउंड और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो बहुत से जो है वो फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट मेजर एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको कहते हैं ब्लड एंड लिम्फ। क्या कहते हैं? ब्लड एंड लिम्फ। और ये ब्लड एंड लिम्फ जो है ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, इनका सर्कुलेशन बॉडी में बहुत जरूरी है। जब ये सर्कुलेट होते रहते हैं तो ये जो है ये ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। अभी आपको मैंने पढ़ाया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वो किससे होता है? बाय मींस ऑफ ब्लड। ये ब्लड, ये लिम्फ, ये एक ही जगह नहीं रुकते हैं हमारी बॉडी में, ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। तो सर्कुलेट होकर ये जो है डिफरेंट चीजों का जो है ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, अंडरस्टैंड। देन ब्लड एंड लिम्फ circulate, they always circulate in our body, they are the means of transport of substances in our body, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड जो होते हैं ये मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, यही ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को, स्पेशली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और लिम्फ जो है वो जो है हमारी अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को। अब ब्लड जो होता है इसको ट्रांसपोर्ट करता है एक सिस्टम, उसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, जिसको हम ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। देन लिम्फ जो है वो अपने सिस्टम से सर्कुलेट होता है, उसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो मेन सिस्टम्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम जो होता है इट्स मेंट फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करता है किसकी? ब्लड की, अंडरस्टैंड। ब्लड सर्कुलेट होता है इससे। तो ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम में क्या आएगा फिर? इसमें आता है ब्लड। ब्लड किसके थ्रू सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में? ब्लड वेसल्स के थ्रू। और ब्लड को पंप करने के लिए एक मशीन होती है हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं हार्ट। आपको तीनों का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ब्लड का भी, ब्लड वेसल्स का भी और हार्ट का भी पढ़ना है। इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ को। इसमें आपको लिम्फ का कंसेप्ट पढ़ना है थोड़ा सा, और जो है कुछ और भी हम पढ़ेंगे इस लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो जो है आपने दो मेन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। 10th में भी आप पढ़ चुके हो, ब्लड जो है
ब्लड को हम कहते हैं बेसिस ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड। अगर आपकी बॉडी में ब्लड नहीं तो आप भी नहीं, अंडरस्टैंड, तो लाइफ नहीं। इट्स कॉल्ड बेसिस ऑफ लाइफ, इट्स कॉल्ड रिवर ऑफ लाइफ, इसको जिंदगी का दरिया कहा जाता है। बिकॉज विदाउट ब्लड वी कैन नॉट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। एंड ब्लड जो होता है, ब्लड आप जानते हैं ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी जिसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं? जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब क्या होता है? इट्स ऑलवेज इन अ मूवमेंट, ये रुकता नहीं है, अंडरस्टैंड, ये मूवमेंट में हमेशा रहता है। एंड ये जो होता है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। क्या होता है? अल्कलाइन इन नेचर। ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4, अंडरस्टैंड, 7.4। थोड़ा सा इसमें कभी कभी पीएच में गिरावट आ जाती है, बट यूजुअली इसका पीएच होता है 7.4। दैट्स इट इज अल्कलाइन इन नेचर एंड इट इज साल्टी इन टेस्ट। इसका टेस्ट जो होता है वो साल्टी होता है, किसका? ब्लड का, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट, अंडरस्टैंड, इसमें वेस्ट मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ब्लड जो होता है ये जो है 30% बनाता है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का, ठीक है। अब आप देख सकते हो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जो होता है हमारा बॉडी में 30% वो बना होता है ब्लड से, और ये ब्लड जो है वो 30% इस फ्लूइड का जो है वो हिस्सा बनाता है, ठीक है। देन दिस ब्लड, ये जो ब्लड होता है इट्स कंपोज्ड ऑफ, ये बना होता है 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स का बना होता है। एक होता है इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स, इसका फ्लूइड मैट्रिक्स, उस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? दैट इज प्लाज्मा। एंड दूसरा इसमें होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिनको हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। पढ़ा है आपने 10th में भी। ब्लड कॉर्पसल्स 3 किस्म की होती है खून के अंदर। एक होता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स एंड तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो तीनों के तीनों सेल्स के बारे में आपको पढ़ना है, प्लाज्मा के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये ब्लड जो होता है ये एक नॉर्मल जो है एडल्ट जो होता है, जो हेल्दी होगा और जिसका वेट लगभग 70 kg होता है, उसकी बॉडी में 5 से लेकर 5.5 लीटर्स का जो है ब्लड प्रेजेंट होता है, अंडरस्टैंड। और ब्लड जो होता है ये रेड कलर का होता है। इट इज रेड इन कलर व्हेन फुली ऑक्सीजनेटेड। जब इसके साथ जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब इसका कलर रेड होता है, ठीक है। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन दैट कंटेन्स आयरन, जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। तो जैसे आप जानते हैं ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये डिफरेंट पार्ट्स को जो है हमारी बॉडी में लिंक करता है, कनेक्ट करता है, अंडरस्टैंड। तो ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू आप जानते हैं जो भी कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में होता है वो 2 पार्ट्स का बना होता है। एक उसका मैट्रिक्स होता है जो नॉन लिविंग होता है, और एक उसमें सेल्स होती है। तो इसी तरह इसमें सेल्स है जो 3 टाइप की होती है, ये लिविंग होती है, और इसका मैट्रिक्स जो होता है वो फ्लूइड होता है, इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं या सस्पेंडेड होते हैं, अंडरस्टैंड। तो ब्लड जो है हमारा ये मेनली 2 पार्ट्स का बना होता है। एक इसमें होता है प्लाज्मा और दूसरा इसमें होता है ब्लड सेल्स, है ना। आपने प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ना है और ब्लड सेल्स के भी बारे में। प्लाज्मा इसका मैट्रिक्स से ज्यादा होता है तो ये बनाता है इसका लगभग 60%, इंस्टेंट। एंड ब्लड जो है ब्लड सेल्स वो इसका 40% जो है ब्लड का बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा इसका मैट्रिक्स होते हैं और ब्लड सेल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, फ्लोट करती रहती है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है? प्लाज्मा किस किस चीज का बना होता है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स,
बेसिस या प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितना उनका नंबर होता है, क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये हम जो है कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? आज के लिए इतना काफ़ी है।